हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा पॉलिटी का, वो होगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इससे पहले हमने कवर कर लिया है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। जो हमारी ये सीरीज़ है पॉलिटी की, वो किसी तरह से लैग कर गई है। इसकी वजह दरअसल में मेरा पर्सनल रीज़न है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो आज हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको बाइंड अप करने की जल्दी से जल्दी, जितना फास्ट हो सकेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में काम करता है, लगभग सेम पैटर्न पे स्टेट पे भी काम करता है। तो इन दोनों बातों को आपने ध्यान में रखना है। जैसे सेंटर में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे स्टेट में हमारे गवर्नर होते हैं, और उसी पैटर्न पे सेंटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो जैसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाएगा, और वो एडवाइस करेगा किसी हमारे प्रेसिडेंट को, हु शैल इन द एक्सरसाइज हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द such advice. However, the president may require the council of ministers to reconsider such advice, but shall act in accordance with the advice given after such reconsideration. अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के मिनिस्टर्स आते हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। कई बार इस तरह के सवालों की फ्रेमिंग हो जाती है। तो पहले तो इसमें आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज हो या फिर वो अटैच्ड हो, दोनों आ जाते हैं। फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स में आ जाते हैं हमारे, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी इसमें आते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि हम जनरली जब मिनिस्टर्स की बात आती है तो इस तरह की चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। देन उसके बाद अगर हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, किसके लिए? लोकसभा के लिए। और ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है दैट इफ़ द लोकसभा पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल्स, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम मस्ट रिजाइन। इसके बाद क्या होता है कि इसके अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द काउंसिल्स टू द लोकसभा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्राइम मिनिस्टर होती है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखें। कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और लीडर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी। इसके बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सॉरी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वही अपॉइंट होते हैं। A non-MP can be appointed but must get elected nominated within 6 month। तो ये आपको एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट की बात करें हम तो कैबिनेट इज द कोर ग्रुप विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट होल्ड्स रियल डिसीजन मेकिंग पावर्स। द कैबिनेट कंट्रोल्स पॉलिसी, कोऑर्डिनेट्स between ministries, decides on major issues and is collectively accountable। तो ये इसके फंक्शंस आते हैं। अदर मिनिस्टर्स की बात करें, जैसे हम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो गए, डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो गए, तो ये असिस्ट करते हैं बट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैबिनेट डिसीजन मेकिंग सिस्टम। पावर एंड फंक्शन की बात करें तो फॉर्मुलेट करते हैं क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी को, डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों तरह की। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को इंश्योर करते हैं। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग एंड डिफेंडिंग बिल्स इन द पार्लियामेंट, एडवाइजिंग द प्रेजिडेंट ऑन ऑल एक्सक्लूसिव एक्शंस। फिर उसके बाद ड्राफ्ट करते हैं बजट को, फाइनेंशियल बिल को, इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जैसे हम बात करें तो द प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी, मिनिस्टर्स कैन नॉट डिस्क्लोज ऑफिशियल डिस्कशन। फिर उसके बाद कैबिनेट सॉलिडेरिटी की बात आती है तो ऑल मेंबर्स मस्ट पब्लिकली सपोर्ट कैबिनेट डिसीजन इवन इफ़ दे डिसएग्रीड प्राइवेटली। इसके बाद आता है कि इफ़ एनी मिनिस्टर्स कैन नॉट सपोर्ट डिसीजन ही शुड रिज़ाइन करना पड़ता है उसको। पोजीशन इन इंडियन पॉलिटी की बात करें तो ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड होता है, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है, जैसे कि जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। दिस ऑल्सो बीन अफर्म्ड इन केसेस सच एज, ये जैसे कुछ एक जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट की, उनको भी आपने ध्यान में रखना है। कई बार इस तरह की क्वेश्चन की भी फ्रेमिंग हो जाती है, जिससे
राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का केस था, जिसमें बोला गया द काउंसिल एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर्स थ्रू नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन डिटेल। तो फिर एक शमशेर सिंह केस आता है पंजाब का ही 1974 में, तो इसमें भी द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बाद अगर हम डिफरेंसेस की बात करें बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो साइज़ का डिफरेंस आता है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ अ लार्ज बॉडी होती है, ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स होते हैं इसमें, जबकि क्या होता है कैबिनेट जो होती है हमारी वो स्मॉल बॉडी होती है, ये लोकसभा का लगभग 15% होता है। मेंबरशिप की बात करें हम, तो इसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स ऑल मिनिस्टर्स विदाउट डिस्टिंक्शन, जबकि कैबिनेट कंपोज्ड ऑफ सीनियर मिनिस्ट्रीज who had important डिपार्टमेंट्स। रोल इन डिसीजन मेकिंग की बात करें हम, तो इसमें जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेयरली अप्रूव्स द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट इज़ द रियल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम इसके कलेक्टिव फंक्शंस की बात करें, तो देखिए काउंसिल मीट्स रेयरली एज अ होल, इट्स वर्क इज़ जनरली फॉर्मल एंड ओकेजनल। The cabinet meets frequently and conducts detailed discussions to frame policies and decision. अगर हम पावर्स की बात करें, तो कैबिनेट हैज़ अ नॉमिनल पावर्स लार्जली इंडोर्सिंग कैबिनेट डिसीजन। द कैबिनेट एक्चुअली एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, फॉर्मुलेट्स मेजर पॉलिसीज एंड डायरेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें प्रेसिडेंट के साथ, तो इसके देखिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ होल सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए एंड फॉर्मली एडवाइज करती है प्रेसिडेंट को। द कैबिनेट हाउएवर क्या करती है, डायरेक्ट करती है प्रेसिडेंट से एक्सरसाइज ऑफ पावर्स थ्रू इट्स डिसीजन एंड रिकमेंडेशन। तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें आती है। अगर हम पॉलिटिकल पोजीशन की बात करें, तो काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिफाइंड अंडर आर्टिकल 74। देन उसके बाद हमारा आता है द कैबिनेट इज़ अ पॉलिटिकल बॉडी इवॉल्व्ड बाय कन्वेंशंस नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हमें रेफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट डिफाइन किया गया है सो आर्टिकल 352 में एक्सप्लेनेशन फॉर इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की। द काउंसिल इज़ ए वाइडर कंसल्टेटिव बॉडी विद जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द कैबिनेट इज़ द रियल व्हील ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। और जो भी हाई कोर्ट के बच्चे हैं वो तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी दशहरा और दीपावली के हॉलीडेज़ है, उसके बाद ही आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होंगे। तो अभी थोड़ा मौसम भी ठीक होना शुरू हो चुका है, तो संभावना है कि डेट शायद अनाउंस हो जाए उससे पहले, पर एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका इन छुट्टियों के बाद ही होगा। क्योंकि जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें, तो जो छुट्टियाँ हैं हमारी वो 27 सितंबर के बाद छुट्टियाँ पड़ेगी 5 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद दीपावली की छुट्टी आ जाएगी। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका मुझे लगभग शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के बीच में। तो तैयारी रखिए आप, अपने मोराल डाउन मत कीजिए, प्रिपरेशन को हाई लेवल पे ले जाइए, एग्ज़ाम डेफिनेटली होके रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।